बेटा 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स हम करने वाले हैं। देखो अब बेटा ये बायोमोलिक्यूल एक्चुअली होता क्या है, पहले सबसे पहले देखो बेटा बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना। मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, जिन छोटी चीज़ों से मिलकर कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स बना होता है वो मॉलिक्यूल कहलाता है। ठीक है, अब ये थोड़ा केमिस्ट्री साइडेड चैप्टर है तो उसी तरीके से पढ़ा भी जाएगा। देखो ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर फाउंड इन द लिविंग बॉडी, मतलब जिंदा जीवों के शरीर में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है वही बायोमोलिक्यूल कहलाता है। तो मतलब बायोमोलिक्यूल हम कहाँ पढ़ेंगे, लिविंग बॉडीज के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बस बायो मतलब लिविंग, मॉलिक्यूल्स मतलब लिविंग लाइव मॉलिक्यूल्स हैं, बस इन्हीं के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले देखो बेटा जब हमने प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो छोटे कीड़े मकोड़े, अमीबा वगैरह, बैक्टीरिया जो दिखाई भी नहीं देते, बेटा लिविंग सेल्स, वो भी लिविंग, उन लिविंग सेल्स का जब हमने बेटा कंपैरिजन किया, उनका केमिकल एनालिसिस किया तो पता चला कि सबके अंदर एक तरह के ही बायोमोलिक्यूल्स हैं, एक ही तरह के केमिकल्स हैं, लेकिन बस उनकी क्वांटिटी या अमाउंट ही डिफरेंट है। अच्छा, क्या लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में भी ऐसा एनालिसिस करें तो यही मिलेगा? जी हाँ, जब हमने इंसान के टिश्यू और अर्थ क्रस्ट मतलब इस ज़मीन, इस धरती का जब हमने एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि केमिकल जो है काफ़ी सिमिलर थे दोनों में। क्या था? काफ़ी सिमिलर थे, बस एक ही बात थी कि वहाँ पर कुछ ज़्यादा और इंसान के शरीर में कुछ कम पाए गए। ठीक, इंसान के शरीर में कौन से तत्व ज़्यादा पाए गए? वो कार्बन है, वो हाइड्रोजन है, वो ऑक्सीजन है, वो नाइट्रोजन है, वो सल्फर है। ठीक है, ये बेटा ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा पाए गए। ठीक है बेटा, एक टेबल आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है और हम बेटा एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपके एग्जाम, आपका नीट एग्जाम, आपका सीबीएस एग्जाम, सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है बेटा, कहीं और भागने दौड़ने की जरूरत नहीं। ये टेबल देखो आपको क्या बताती है कि इंसान के शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मॉलिक्यूल कौन सा हुआ, कौन सा केमिकल हुआ, तो वो हुआ बेटा हमारा एलिमेंट हुआ हमारा ऑक्सीजन। और अब अर्थ क्रस्ट के अंदर चेक किया तो वहाँ पर भी ऑक्सीजन ही निकला 46.6%। ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि इंसान के शरीर में सबसे कम पाई जाती है? वो सिलिकॉन है। और बेटा अर्थ के अंदर वो 27। तो सिर्फ क्वांटिटी का फर्क है, लेकिन अमाउंट मतलब दोनों के दोनों हाँ ये पाए एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब नाइट्रोजन की बात करें तो इंसान के शरीर में 3.3 और बेटा अर्थ के क्रस्ट में, हवा में तो बहुत है, क्रस्ट में बहुत कम पाया जाता है। ठीक है बेटा, यही एक टेबल था जहाँ से मैंने ये कंक्लूजन निकाल कर आपको दिया कि इंसान के शरीर में क्या ज़्यादा होता है। क्या पता नीट वाले ऐसे कोई क्वेश्चन बना कर रख दे कि किस चीज़, क्या चीज़, जैसे आपको दे कार्बन, या कार्बन कहाँ पर ज़्यादा है या ऑक्सीजन ज़्यादा कहाँ पर है, ह्यूमन बॉडी, अर्थ क्रस्ट, इस तरह से कोई क्वेश्चन बना दे। वैसे इसे बना तो नहीं पर बना दे तो, है ना। अगला देखो बेटा, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन लिविंग बॉडी। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनके टाइप क्या है और ये पता कैसे चला, ये निकाले कैसे गए, तो एक विधि अपनाई गई। एनसीईआरटी में बेटा इस विधि के बारे में बताया गया है, दिखाया नहीं गया है। मैं आपको सिर्फ दिखा इसलिए रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं, और जब आप इसे समझ जाएं तो सिर्फ इसे लिखना, इसके डायग्राम रिप्रेजेंटेशन की कोई जरूरत नहीं एग्जाम में। नीट में भी बेटा इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन इसका जो कंक्लूजन निकलेगा वहां से नीट से भी क्वेश्चन बनेगा और वहीं से आपसे क्वेश्चन बेटा बुक से भी पूछा जाएगा। जैसे सबसे पहले हमने बेटा एक एसिड लिया, वो क्या है, ट्राइक्लोरो एसीटेट एसिड, ट्राइक्लोरो एसीटेट एसिड CL3CCCOOH लिया। इस ये क्या है बेटा, एक मोटर। मोटर का मतलब क्या होता है, मोटर का मतलब होता है बेटा एक ओखली, मूसल, जिसके अंदर मसाले कूटते हैं ना, दबा दब, वो है ये। और ये क्या है, पिस्टल, कूटने वाला। ठीक है, हमने बेटा इस एसिड के अंदर क्या लिया, एक लिविंग टिश्यू लिया, एक लिविंग टिश्यू ले लिया। मान लो इंसान की चिक सेल ले ली, बड़ा टिश्यू लेना था तो लीवर सेल ले लिया, लीवर टिश्यू ले लिया और इसमें डाल दिया, फिर इसे ग्राइंड किया। ग्राइंड का मतलब इसे ठोका, अच्छे से क्या किया, ठोका। तो बेटा ये कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। तो थिक को मतलब थिक स्लरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थिक स्लरी बन गई, है ना। अब इस थिक स्लरी को क्या किया हमने, आपने देखा बेटा दूध वालों के पास एक कपड़ा होता है जिसके अंदर जब वो पनीर बना रहे होते हैं तो क्या करते हैं, उसके अंदर छानते हैं और ऐसे निचोड़ते हैं बहुत तेज, बेटा सारा का सारा लिक्विड नीचे रह जाता है और पनीर ऊपर रह जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं चीज़ कॉटन क्लॉथ। बच्चों को लगता है कोई साइंटिफिक चीज़ है ये, अरे कुछ भी नहीं है ये वही कॉटन का कपड़ा है जो चीज़ को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। उसके अंदर हम इस पूरे स्लरी को डाल देते हैं, बेटा जोर से दबाते हैं, जितना लिक्विड होता है सब नीचे आ जाता है। मतलब जो एसिड में मिल गया, जो उसमें डिजॉल्व हुआ,
वो नीचे आ गया लिक्विड के साथ, और जो डिजोल्व नहीं हो पाया हाँ वो ऊपर रह गया, है ना। अच्छा अब भाई देखो, तो नीचे जो रह गया उससे वो जो फिल्ट्रेट था, क्या था, फिल्ट्रेट था, उसे मैं बोलता हूँ, उसे हम बोलते हैं एसिड सोल्यूबल पूल। मतलब ऐसा पूल जिसके अंदर क्या है, एसिड में सोल्यूबल हो चुकी चीजें हैं। और अगला क्या है, जो रिटेन्ड रह गए, इसको हम बोलेंगे एसिड इनसोल्यूबल। जो एसिड में मिल नहीं पाए, घुल जाते तो एसिड के साथ नीचे आ जाते, जो घुल नहीं पाए वो ऊपर रह गए। बेटा जो नहीं घुल पाए वो है मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रो मतलब बड़ा, मैक्रो मतलब बड़ा, बड़े मॉलिक्यूल्स, मतलब जैसे या सेल ऑर्गेनल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें, RER, है ना। और ये कौन है बेटा, एसिड पे जो सोल हो गए, घुल गए, वो है हमारे माइक्रो मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल्स। और क्या है, साइटोप्लाज्म, आयंस एंड मिनरल्स ETC। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमें एक दो चीजें पता चली बायोमोलिक्यूल के डिस्ट्रीब्यूशन में, क्या, एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स और एक मैक्रोमोलिक्यूल। मैं आपको सीधा भी ये बता सकता था बेटा, दो टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, एक माइक्रो होते हैं, एक मैक्रो होते हैं, लेकिन क्या से होते हैं उसकी एक बेटा इमेज आपके दिमाग में क्लियर नहीं होती अगर ये एक्सपेरिमेंट में आपको नहीं बताता। बता दिया तो इससे आपको याद रखने में भी आसानी होगी, और ये भी याद रखने में आसानी होगी कि मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन सा है और माइक्रोमोलिक्यूल्स और क्या इंक्लूडेड होता है। ठीक है बेटा, अगला देखो, अब जरा थिक स्लरी के बारे में पढ़ते हैं। थिक स्लरी के बारे में पढ़ते हैं, यही बेटा इसमें दो ही चीजें निकल कर आई, एसिड सोल्यूबल, एसिड इनसोल्यूबल। अब बेटा एसिड सोल्यूबल में क्या, मैंने आपको पहले ही बता दिया, मोनोसैकेराइड्स मतलब स्मॉल एलिमेंट्स। अब एक बात देखो, मोनोसैकेराइड्स क्या है हमारे, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। बेटा सैकेराइड का मतलब होता है शुगर, और मोनो मतलब सिंगल, क्या, सिंगल मतलब बेटा जिसके अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल ही हो, जैसे मोती, जैसे हमारी गले की मोती की माला का एक सिंगल मोती जो जुड़ा ना हो, वो क्या है, मोनोसैकेराइड। इस तरह का स्ट्रक्चर है। अगला है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स कौन से, बेटा प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये भी क्या, मान लो एक छोटा सा मोती है एक बड़ी माला का, माला में नहीं जुड़ा है, अभी क्या छोटा मोती है। अगला न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड, ये भी क्या है, न्यूक्लिक एसिड मतलब RNA DNA के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बिल्डिंग, बेटा इस चीज को बिल्कुल ध्यान कर लो, जो समझा रहा हूँ इसे समझ लो, क्योंकि 12th में फिर से तुम्हारे पल्ले पड़ेंगी चीजें। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। और अभी अगर आपने नहीं समझा कि यूनिट्स क्या है बड़ी चीज़ों की, तो आपको बेटा माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स को याद करने में दिक्कत होगी। तो हमने पहले ही बताया था एसिड सोल्यूबल पूल के अंदर कौन आते हैं हमारे, माइक्रोमोलिक्यूल्स मतलब छोटे मॉलिक्यूल्स, जैसे कि मोनोसैकेराइड्स मतलब सिंगल मॉलिक्यूल्स। अगला ऐसे अमीनो एसिड। अमीनो एसिड कौन है हमारे, प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक, तो एक छोटी सी यूनिट निकालकर अमीनो एसिड बोलते हैं। और हमारे न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड कौन है, हमारे बड़े RNA या DNA या जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड के क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है। क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है। इनका थोड़ा सा फोटो दिखा दूं, देखो बेटा NCERT में इनका फोटो भी है, बड़े मुस्कुरा रहे हैं, इनको भी एक बार देख लो। वैसे इनके बारे में आपको 12th क्लास में अच्छे खासा टाइम पढ़ना है। देखो बेटा शुगर का स्ट्रक्चर देखो, राइबोज शुगर और ग्लूकोज शुगर का, ठीक। अमीनो एसिड्स देखो बेटा, अमीनो एसिड्स। अब ये अमीनो एसिड जैसे ग्लाइसिन, एलाइन, सेराइन, हाँ ये आपस में जुड़ते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, जब हम बेटा प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर, जब प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ेंगे राइबोसोम कैसे प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है 12th क्लास में, जब अभी तो हमने सीखा राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन बन कैसे रहा है, तो हमको पता चलेगा ये अमीनो एसिड्स होते हैं, ये ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स। इन सबको जोड़ जोड़ के हम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। आगे पढ़ेंगे। अगला क्या भाई, फैट्स एंड लिपिड्स। फैट्स एंड लिपिड्स, ठीक है, जैसे कोलेस्ट्रॉल है ना, फॉस्फोलिपिड। अच्छा ये हमारा देखो क्या है, देखो न्यूक्लियोसाइड्स, नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोटाइड। बेटा ये सारी चीजें मिलकर क्या बनती हैं, यही सारी चीजें मिलकर आगे DNA RNA बनाती हैं। ठीक है बेटा, ये देखो इनकी फोटोज दिखा दी मैंने आपको। अब इनके नाम देख लो, यूरिडीन, एडेनोसिन, एडेनाइन, प्योरिन भी बोलते हैं, यूरिसिल या पिरामिडिन बोलते हैं। बेटा आगे हम 12th क्लास में इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो अभी तो सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन हो रहा है और इंट्रोडक्शन से काम चलाओ, है ना। और स्ट्रक्चर बेटा मैंने इसलिए दिखा दिए ताकि आगे देखो तो ऐसा ना लगे कुछ सुना है, लगे कुछ सुना है। अब एसिड इंसोल्यूबल पूल में कौन आते थे, हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स, बड़े बड़े, इनसे बड़े बड़े। तो भैया मोनो का बड़ा कौन होगा, पॉलीसैकेराइड मतलब मोतियों की अब चैन बनने लगी है।
बड़े मॉलिक्यूल हो गए, घुल नहीं पाए। प्रोटीन, अमीनो एसिड जुड़ जुड़ कर प्रोटीन बना, तो मैक्रो मॉलिक्यूल क्या हुआ हमारा, प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड जुड़ जुड़ वो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड मिल मिलकर न्यूक्लिक एसिड बन गए। तो यहाँ पर हमें ये हमारे क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स के एग्जांपल है। बेटा एक चीज याद रखना, एसिड सोल्यूबल पूल, इनसोल्यूबल पूल में जहाँ पर वो चीज़ें नहीं घुल पाई थी और बेटा ऊपर रिटेन हो गई थी उसमें, उस कपड़े में, वहाँ पर एक चीज़ लिपिड भी थी, मतलब फैट्स भी थे। तो क्या फैट हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं? आप बोलोगे भैया अगर नहीं छन पाए, ऊपर रह गए, तो इस हिसाब से है नहीं बेटा। लिपिड हमारे क्या है, नहीं है मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये तो है माइक्रोमोलिक्यूल। फिर बोलोगे भैया तो ये घुलकर नीचे क्यों नहीं चले गए, इनके साथ क्यों नहीं पहुंच गए, क्यों उस कपड़े में रह गए? क्योंकि बेटा कभी भी फैट पानी में मिलता नहीं है। कभी आपने देखा है कि एक तेल की बूंद पानी में गिर गई और वो उसमें ऐसे मिक्स हो गई कि आप ढूंढ ना पा रहे हो? आपको हमेशा तेल अलग दिखाई देगा, क्योंकि बेटा लिपिड जो है, फैट्स जो है, ये नॉन पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस हैं, या आप कह सकते हो ये बेटा मतलब ये क्या बोलते हैं, नॉन पोलर है। नॉन पोलर बेटा, नॉन पोलर का क्या मतलब हुआ कि बेटा केमिस्ट्री के अंदर हमें पता है जल क्या है, वाटर क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है, उससे जुड़ने के लिए दूसरा भी एक पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए, पर लिपिड नहीं है, जुड़ ही नहीं पाता, घुल ही नहीं पाता। इस चक्कर में बेटा ये नहीं घुल पाया उस एसिड में नहीं घुल पाया और ऊपर मजबूरी में रह गया। ये बिल्कुल ऐसा था कि ट्रेन के अंदर चढ़ रहे थे, सब चढ़ गए, लिपिड बेचारा चढ़ना चाहता था पर चढ़ नहीं पाया, तो दूसरों के डब्बे में बैठना पड़ गया। तो याद रखना, यहाँ से नीट का क्वेश्चन बन सकता है, क्या लिपिड एक मैक्रोमोलिक्यूल है? तो आप बोलो, या माइक्रोमोलिक्यूल है तो आप बोलोगे लिपिड, ना तो आप उसको मैक्रोमोलिक्यूल एग्जैक्ट बोल दोगे, ना उसे एग्जैक्ट माइक्रोमोलिक्यूल बोलोगे, तो आप क्या बोलोगे, इज नॉट अ ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल, सच्चा मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, बैठा तो है साथ में पर है नहीं। समझ में आया? अगला देखो, है ही नहीं, बस बेटा बैठा है ना वहां पर, उस बैठने की वजह से तो थोड़ा सा उसको ना तो पूरा डिसॉल्व। हाँ ठीक है। अगला देखो बेटा, अब इन्हीं हमारे पॉलीमेरिक कंपाउंड्स को, पॉलीमेरिक मतलब जिसमें पॉली चैन बन रही है, अलग अलग मोती जुड़ जुड़ कर माला बन रहे हैं, तो इसी को हम मैक्रोमोलिक्यूल्स कह देते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स कह देते हैं। और बेटा यहाँ पर मैं ये दिखा रखा है हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक का मतलब है फोबिया हो गया है इसे पानी से, हाइड्रो मतलब फोबिक, हाइड्रो मतलब इसको क्या है, हाइड्रोजन इससे मतलब है पानी से, इसको क्या है, हाइड्रो मतलब जहाँ पानी हो, से उसे फोबिया हो गया है, जुड़ नहीं रहा, नॉन पोलर है, इस वजह से एसिड में जुड़ा नहीं, नीचे आ नहीं पाया। अब बेटा आपको मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। कंपोजिशन ऑफ सेल, सेल में क्या क्या मिलता है, तो बेटा क्या क्या मिलता है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या क्या ज्यादा मिलता है। ठीक, तो ये समझाता हूँ, फिर आपको टेबल दिखाऊंगा और भी क्या चीजें मिलती हैं। बेटा सेल में सबसे ज्यादा जो चीज मिलती है वो है वाटर, 70 to 90% वाटर मिलेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सेल के अंदर सबसे ज्यादा अबंडेंट केमिकल कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, वाटर है। सेकंड नंबर पर प्रोटीन एंड थर्ड नंबर पर न्यूक्लिक एसिड मिलता है। न्यूक्लिक एसिड तो आपका न्यूक्लियस के अंदर ही मिलेगा, जिसे हम डीएनए या आरएनए कहते हैं, वो 5 to 7% है। प्रोटीन 10 से 15% है। लेकिन बेटा यहाँ से क्वेश्चन घुमाकर पूछा जा सकता है, क्योंकि वाटर इज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिंदा तो नहीं है, लेकिन बात करें बेटा सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो अगर पूछेंगे नंबर 1 या मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है जी सेल में, तो आप फिर वाटर नहीं बोल सकते, फिर आप बोलोगे जी प्रोटीन, और सेकंड नंबर पर न्यूक्लिक एसिड। और अगर नॉर्मल पूछे कि मोस्ट अबंडेंट केमिकल क्या है, तो आप वाटर बोलोगे, फिर सेकंड नंबर पर प्रोटीन और थर्ड नंबर पर न्यूक्लिक एसिड बोल दोगे। अब जरा बेटा इनकी टेबल के दर्शन कर लें, आओ दर्शन कर लो। देखो बेटा, ये देखो, वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मिलता है 3%, लिपिड्स मतलब फैट मिलते हैं 2%, न्यूक्लिक एसिड मैंने आपको बता ही दिया, और बेटा आयंस मिलते हैं 1%। सबसे कम मिलता है आयन। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाए तो, वैसे बना तो नहीं है अभी, पर क्या पता एंटी हमारी वीडियो देख रहा हूँ, अभी तो बेटा छोटा चैनल है, क्या पता चल। अब बेटा हमें पढ़ने हैं, बेटा गेट बंद करो वाला आवाज आ रही है, ये वाला गेट बंद करो आवाज आ रही है। देखो हमें पढ़ना है बेटा मेटाबोलाइट्स। क्या बेटा, मेटाबोलाइट्स। जब हम मेटाबॉलिज्म को खत्म करते हैं, जब हम पाचन को खत्म करते हैं, उसके बाद जो बनता है वही मेटाबोलाइट्स कहलाता है। बात खत्म, एज सिंपल। अगला देखो भाई, ये भी 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है बेटा,
देखो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कौन है भाई? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो हैं जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। क्या? सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। दे आर प्ले अ नॉन रोल इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द बॉडी। बेटा ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर। ठीक है, अगला, दे इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। जैसे इसका एग्जांपल है ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और हीम। क्या? हीम। देखो बेटा ये जो चीज़ें हैं, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, ये बहुत ज़रूरी है, वेरी एसेंशियल। और आपको पता है जब बेटा आप फूड का डाइजेशन कर लेते हो तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन का छोटा फॉर्म, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीज़ें तैयार होती हैं। ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। ये बेटा आपने देख लिया फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल इनका, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इनका रोल, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सब में ये मिलता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। ठीक है बेटा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है ये बेटा हर किसी के अंदर नहीं, कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही मिलते हैं। वो स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स कौन है? एनसीईआरटी ने नहीं बताया तो दिमाग में टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। अगला, दे डू नॉट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बॉडी। बॉडी में इनका बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट रोल्स भी नहीं है। दे डू नॉट इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट पे भी ये इन्वॉल्वमेंट नहीं करते। इनका यूज़ तो इंसान अपने फ़ायदे के लिए, अपना काम चलाने के लिए करता है, जैसे जो वो बोलते हैं ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, या ये इकोलॉजी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यही दो चीज़ें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल क्या हुआ? रबड़, गम, सेंट और ड्रग्स और एल्कलॉइड्स ETC। तो बेटा इतनी बात आपके समझ में आई या नहीं आई? आई या नहीं आई? ठीक है बेटा, ठीक है। अब बेटा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में एक हमको टेबल दी हुई है। अब इस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स से जो कि आपको लगा कि यार तो इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं होगा, कुछ काम ही नहीं आ रहा, बस ह्यूमन वेलफेयर के काम आ रहा है और इकोलॉजी में थोड़ा इंपॉर्टेंस है, कुछ एग्जाम्पल है। लेकिन बेटा इस टेबल से बहुत बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है। इस बार भी कोई क्वेश्चन उठकर आ गया तो बेटा इसके अंदर क्या पिगमेंट बता रखे हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट पिगमेंट्स क्या है? कैरोटीनॉइड्स या एंथोसाइयानाइंस। एल्कोलॉइड्स की बात करें तो मॉर्फिन, कोडाइन। टर्पेनॉइड्स की बात करें तो मोनोटर्पेन्स। अगला एसेंशियल ऑयल्स की बात करें तो लेमन ग्रास। टॉक्सिन्स की बात करें तो एब्रिन और रेसिन। लेक्टिन्स की बात करें तो कोंका विनालिन, आसान है याद करना। तो ड्रग विनाब्लास्टिन, कुरकुमिन, क्या लिखा है बेटा? कुरकुमिन। अगला क्या लिखा है? पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस जैसे रबड़, गम, सेल्यूलोज। ये तो मैंने आपको बताया ही था। तो बेटा यहाँ से किसी भी एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ सकता है, इसको एकदम रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बेटा इस टेबल को आप दो तीन बार पढ़ भी लोगे रिवीजन करते हुए भी, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन किसके सामने है। ठीक, अगली चीज देखो। ठीक है, देखो बेटा अगली चीज़ है बेटा पॉलीसैकेराइड्स। आपको बेटा पहले ही मैं बता चुका हूँ। हाँ, तो बेटा पॉली का मतलब ज़्यादा, मैनी, और सैकेराइड का मतलब शुगर। बहुत सारी छोटी छोटी बीट्स जैसी शुगर मोनोसैकेराइड्स मिलकर पॉलीसैकेराइड को निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये कैसा मॉलिक्यूल है? मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है। तो मैं याद रखता कि जो ये क्या है? पॉलीसैकेराइड क्या है? पॉलीमर है, मतलब मोतियों की बड़ी माला है। बहुत सारे छोटे छोटे ये सैकेराइड जुड़ के बड़ा मोनोमर, हाँ पॉलीसैकेराइड। ये तो क्या है? ये क्या है? मोनोसैकेराइड का एक पॉलीमर है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अगला, ये बेटा पानी में नहीं मिल सकते। वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये पॉलीसैकेराइड्स पानी में नहीं मिल सकते। ये टेस्ट में स्वीट भी नहीं होते, इसलिए पॉलीसैकेराइड्स को हम शुगर भी नहीं बोलते हैं। पॉलीसैकेराइड्स को हम शुगर नहीं बोलते क्योंकि वो कभी भी टेस्ट ही नहीं करता शुगर की तरह। ये बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, वो तो दिखाई दे ही रहा है भैया, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बने। साइज इनका ज़्यादा बड़ा होता है, मैक्रोमोलिक्यूलर दिखाई दे रहा है। और जितना ज़्यादा बड़ा होता है उतनी रिएक्टिविटी कम करता है, और जितना कम रिएक्टिव होगा उतना ही स्टेबल ज़्यादा होगा। नॉर्मल सी बात है। अगला देखो,
पॉलीसैकेराइड के बाद देखना ये ओनली सिंगल रिड्यूसिंग एंड है। रिड्यूसिंग एंड का मतलब क्या होता है बेटा, मान लो कोई भी आपकी चैन है, पॉलीसैकेराइड की चैन है, वो चैन बेटा जहाँ पर ख़त्म होना शुरू हो जाए उसको उसका रिड्यूसिंग एंड बोलेंगे कि वहाँ रिड्यूस हो गई, ख़त्म हो गई। इसका सिर्फ एक ही एंड है, मतलब एक तरफ से ये बननी बंद हो जाती है, एक तरफ से शुरू होगी तो एक तरफ जाकर बंद हो जाएगी। और हमेशा याद रखना ये रिड्यूसिंग एंड इसके राइट हैंड साइड पर ही होगा, राइट हैंड साइड पर ही होगा। समझ में आ गया। अब रिड्यूसिंग एंड पे क्या मिलता है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बॉडी वहाँ पर चिपकी होती हैं जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन को ही रोक देती हैं। जब बॉन्ड ही फॉर्म नहीं होगा तो चैन आगे बढ़ेगी नहीं तो वही रिड्यूस हो गई, बात खत्म। देखो बेटा आप जरा फंक्शन देखो, पॉलीसैकेराइड के काम देखो, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन और दूसरा स्टोर्ड फूड के रूप में स्टोर होती है और स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में काम आती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल और नीट के अंदर आने वाले क्वेश्चंस पॉलीसैकेराइड से बेटा यहीं से बनते हैं। तो इतने टॉपिक को हाथ जोड़ कर घोट जाना। देखो स्ट्रक्चर, जो बॉडी के स्ट्रक्चर बनाए, इंपॉर्टेंट चिटिन याद आती है आपको, कॉकरोच एनिमल किंगडम याद आ गया होगा कि उसका एक्सोस्केलेटन, बाहर की जो उसकी रूपरेखा है, बाहर का जो उसका शरीर का कवरिंग है वो चिटिन का बना होता है। नेक्स्ट सेल्यूलोज की कवरिंग कहाँ है, हमारी प्लांट की सेल वॉल के अंदर है। फिर हेमी सेल्यूलोज का हाफ रूफ, फिर पैक्टीन और फिर अगला है पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये अब बेटा स्टोर्ड फूड के रूप में कहाँ स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है एनिमल्स में, स्टार्च के रूप में मिलेगा प्लांट्स में, और एक और है हमारा इन्यूलिन। क्या, इन्यूलिन याद रखना, इन्यूलिन, इंसुलिन नहीं, इन्यूलिन। अगला पॉलीसैकेराइड्स के टाइप देखो, तो पॉलीसैकेराइड क्या है, बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़कर ये पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। तो बेटा देखो अगर एक जैसे मोनोसैकेराइड जुड़े, अलग अलग ना हो, सिंगल मोनोसैकेराइड्स अगर जुड़ जाए, जैसे ग्लूकोज जुड़ जाए, तो बेटा वो हमारा होमोपॉलीसैकेराइड्स कहलाएगा। और अगर अलग अलग जुड़ जाए तो वो हमारा हेटेरोपॉलीसैकेराइड। हेटेरो मतलब डिफरेंट, होमो मतलब सेम। ठीक है, तो ये मैंने लिख भी दिया है। तो बेटा होमो के अंदर क्या है, वही सिंगल टाइप से बना होता है। अगला इसका एग्जाम्पल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है होमोपॉलीसैकेराइड का सेल्यूलोज। क्या, सेल्यूलोज। फिर ग्लूकागन, स्टार्च, चिटिन और इन्यूलिन, है ना। ये बेटा सारी ही चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्यूलोज के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स क्या है भाई, जो अलग अलग मोनोसैकेराइड से मिलकर बने हैं, जैसे हाइलोरोलिक एसिड, हेमी सेल्यूलोज, पेप्टाइडोग्लाइकेन, पैक्टीन और हमारा हेपरिन और अगर। ठीक है, ये सिर्फ बेटा इनके नाम याद रखने हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्यों एनसीईआरटी में इनका फर्दर एक्सप्लेनेशन नहीं है। और यहाँ पर देखो सिर्फ एक्सप्लेनेशन कहाँ पर है, इन चीज़ों का बेटा एनसीईआरटी में फुल एक्सप्लेनेशन है, तो इनका हम एक्सप्लेनेशन आगे पढ़ेंगे, वीडियो को फॉलो करते रहो। बेटा अब हमें पढ़ना है सेल्यूलोज। क्या है हमारा सेल्यूलोज, होमोपॉलीसैकेराइड का एक एग्जाम्पल है सेल्यूलोज। होमोपॉलीसैकेराइड्स क्या है, जो एक तरह के मोनोसैकेराइड से मिल मिलकर बना है, वो ये मेरा होमोपॉलीसैकेराइड। तो सेल्यूलोज सबसे पहला एग्जाम्पल है। अब ये सेल्यूलोज किससे बना है, तो हम बोलेंगे सेल्यूलोज पॉलीमर है बीटा डी ग्लूकोज का। किसका, बीटा डी ग्लूकोज का। बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर हमारा सेल्यूलोज बना होता है। इसकी जो बेटा ये बॉन्ड होते हैं, जो जुड़ा है, किस बॉन्ड से जुड़ा है, वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ा है। ये है इंपॉर्टेंट बात, किससे जुड़ा है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से बना है। ये मान लो आपके ऐसे एक चैन दिखाई दे रहा है, तो बेटा ये दो बॉल्स के बीच में जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है, यही हमारा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। अब बोलोगे कैसे बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि पॉलीसैकेराइड है ना बेटा, सैकेराइड मोनोसैकेराइड्स कैसे जुड़ रहे हैं, जुड़कर बन गए पॉलीसैकेराइड। जोड़ कौन रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जोड़ रहा है। कहाँ जोड़ रहा है, फर्स्ट और फोर्थ मॉलिक्यूल्स के बीच में जोड़ता है। ये बेटा लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड क्या होता है, रिड्यूसिंग एंड भी कहलाता है। ये फिगर आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो इसे याद करने का फुटेज मत लेना, सिर्फ समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। अगला देखो बेटा, सबसे ज्यादा सेल्यूलोज पाया जाता है सेल वॉल ऑफ प्लांट्स में।
एग्जाम्पल नीट का बनता है इससे एग्जाम। अगला, ये कैसा है, ये अनब्रांच्ड है, सीधी चेन है जैसी बनाई है, सीधा साधा सेल्यूलोज सीधी सीधी चैन बनाता है, स्ट्रेट चैन बनाता है, कोई ब्रांच नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। आपसे कोई बोले द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एंटायर अर्थ, तो ये क्या है, सेल्यूलोज। क्योंकि बहुत सारे पेड़, बहुत सारी सेल, बहुत सारा सेल्यूलोज और बहुत सारा सेल्यूलोज, तो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हुआ, सेल्यूलोज। तो यहाँ से क्या बन गया आपका नीट का नंबर 1 हॉट क्वेश्चन बन गया। इतने चला गया। अगला देखो बेटा, इसका काम क्या होता है अगर हम अपने यूज में ले ह्यूमन वेलफेयर में, तो पेपर बनाने में काम आता है, जहां पर मैं लिख रहा हूं। अगला, ये आयोडीन टेस्ट में क्या है, नेगेटिव रिजल्ट दिखाता है। ये आयोडीन टेस्ट क्या है जी, बेटा आयोडीन टेस्ट का मतलब होता है इनकी प्रेजेंस को चेक करने के लिए बेटा हम जिस भी चीज़ में ये मिला होता है उस सॉल्यूशन में हम आयोडीन डाल देते हैं। अगर ये आयोडीन के साथ बाइंड कर जाए कोई मटेरियल तो वो पॉजिटिव रिजल्ट दिखाता है, अगर बाइंड ना करे तो वो नेगेटिव रिजल्ट दिखाता है। इसका मतलब ये सेल्यूलोज आयोडीन से बाउंड नहीं होता, इसलिए आयोडीन के साथ नेगेटिव रिजल्ट दिखाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भैया जो आयोडीन के मॉलिक्यूल है ना वो स्ट्रेट चेन से बाउंड होते ही नहीं, उसको कैसी चेन चाहिए बेटा, ब्रांच कॉम्प्लेक्स चेन चाहिए जिसके साथ ये बाइंड होता है। तो यहाँ बाइंड होगा ही नहीं, तो आयोडीन टेस्ट नेगेटिव। आई होप बेटा आपका सेल्यूलोज हो गया। सेल्यूलोज का कोई भी क्वेश्चन अब बचने वाला नहीं है। अब बेटा हमें पढ़ना है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के बारे में क्या है बेटा, ये ग्लाइकोजन किससे मिलकर बनता है, इसके मोनोमर कौन है, इनके मोनोमर है अल्फा डी ग्लूकोज। ग्लूकोज से मिलकर ही बनता है अल्फा डी ग्लूकोज, ये हमारे क्या है, मोनोमर है ग्लाइकोजन के। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ब्रांच्ड है। कैसा है, ब्रांच्ड है। स्ट्रेट चेन तो है लेकिन साथ में ब्रांचेस भी हैं। ये बेटा स्टोर्ड फूड, ग्लाइकोजन कहाँ मिलेगा, एनिमल्स के अंदर एज ए स्टोर्ड फूड मिलता है ग्लाइकोजन। हमारी मसल्स में रहता है ना, ज़्यादा यूज़ करते हैं तो बेटा ये फटीग हो जाती है? अगला देखो, आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव होगा। क्यों, ये क्योंकि इसकी बेटा स्ट्रक्चर कैसी, ब्रांच, और ब्रांच स्ट्रक्चर के साथ आयोडीन बाउंड हो जाता है। और क्या रंग दिखाता है, लाल रंग दिखाता है। और लाल रंग की प्रेजेंस का मतलब क्या है कि ग्लाइकोजन प्रेजेंट है। अबे बेटा स्टार्च, क्या बोलना है, स्टार्च। स्टार्च के मोनोमर्स कौन है, किसका पॉलीमर है ये, अल्फा डी ग्लूकोज का। कितना आसान है ये भी, ग्लूकोज है ना। स्ट्रक्चर कैसा है, सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब घुमा घुमा हेलिकल स्ट्रक्चर्स बनाता है। ये तो आयोडीन टेस्ट में पक्का पास हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी कैसा, सेकेंडरी, मतलब ये बोलो सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर बना, मतलब प्राइमरी नॉर्मल था, हाँ जी। प्राइमरी तो स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर था, सिंपल। जैसे ही इसका मॉडिफिकेशन होता है हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेता है, किसके साथ मिलकर, आयोडीन के साथ मिलकर। जैसे आयोडीन यहाँ पहुंचता है, ये आयोडीन को क्या करता है, बाउंड करता चला जाता है, बाउंड करता चला जाता है। देखो आयोडीन आयोडीन को बाउंड करता चला गया और हेलिक्स बन गई, तो इसी को बेटा हम हेलिकल स्ट्रक्चर बोल देते हैं, है ना। ये स्टोर्ड स्टार्च मिलता क्या है, स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स, प्लांट्स में स्टोर्ड फूड है। और आयोडीन टेस्ट कैसा है, पॉजिटिव। कलर कैसे दिखाएगा, ब्लू दिखाएगा, खत्म बेटा। चिटिन, अब चिटिन जो है बेटा, इसको काइटिन भी बोल देते हैं, पर मैं चिटिन बोलता हूँ, मुझे फील ही नहीं आता काइटिन बोलने में। आप बेटा काइटिन बोल लेना, है ना, ज़्यादा अच्छी लैंग्वेजिक भाषा के अंदर इसको काइटिन बोलते हैं। इस बहस से आगे निकलते हैं, जोमैटो हो जाएगा ये। तो ये बेटा किस चीज़ का पॉलीमर है, इसके मोनोमर कौन है, इसके मोनोमर है बीटा एन एसिटाइल ग्लूकोसमाइन। बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, इसलिए याद भी आसानी से हो जाएगा, सबके सिंपल है, इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स नाम है। अगला बेटा, ये किस चीज़ से जुड़े होते हैं, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये मोनोमर्स आपस में जो पॉलीमर या ये चेन बनाते हैं चिटिन की। सेकंड मोस्ट अबंडेंट मटेरियल है भैया ये ऑर्गेनिक मटेरियल, सेल्यूलोज नंबर 1, और सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, चिटिन है। चिटिन कहाँ पाया जाएगा या काइटिन कहाँ पाया जाएगा, ये बेटा अबंडेंटली फाउंड इन सेल वॉल। फंगस की सेल वॉल में सबसे ज्यादा इस दुनिया में पाया जाएगा। और आर्थ्रोपॉड, जिसे इंसेक्ट भी बोलते हैं एनिमल किंगडम में, उनका एक्सोस्केलेटन, बाहरी कवरिंग, कॉकरोच याद है, कॉकरोच है, कॉकरोच पता नहीं क्या बन गया, बस उसका बेटा एक्सोस्केलेटन भी चिटिन का ही या काइटिन का बना होता है। इन्यूलिन, इन्यूलिन बेटा किसका, इसका मोनोमर कौन है, इसका मोनोमर कौन है, इसका मोनोमर है बीटा फ्रक्टोज। ये कुछ अलग है,
और यही बेटा इंपॉर्टेंट भी है। तो इन्यूलिन का पॉलीमर पूछा जाता है बहुत बार नीट में, याद रखना। जुड़ने वाला बॉन्ड वही जी ग्लाइकोसाइड के बॉन्ड से जुड़ता है, बीटा फर्स्ट एंड सेकंड लिंकेज है। वाटर सोल्यूबल है, पानी में मिल जाता है, पानी में मिल जाता है, पर याद रखना ये पानी में मिल तो जाता है लेकिन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता बॉडी के अंदर इन्यूलिन, ठीक है। इसलिए आपको बड़ा कम सुना सुना सा लग रहा होगा, 9th to 10th इतना कुछ पढ़ के आए हो बायोलॉजी, लेकिन इन्यूलिन तो नहीं सुना वहाँ पर, क्योंकि बेटा ये हमारा मेटाबॉलिट के लिए एक्टिव है ही नहीं, पार्टिसिपेट करता ही नहीं, लेकिन है वाटर सोल्यूबल। यूज कहाँ होता है बेटा, किडनी के अंदर। किडनी का फंक्शन डिटेक्ट करने के लिए, किडनी ढंग से काम कर रही नहीं कर रही, कहीं फेल तो नहीं हो गई, उसे चेक करने के लिए बेटा हमारा इन्यूलिन काम आता है। और इस चेकिंग को, किडनी की वर्किंग की फंक्शनल की चेकिंग को हम GFR चेकिंग बोलते हैं। और यहाँ पर एक नीट का क्वेश्चन भी बन सकता है।